तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सुचित्रा मिहिर के सामने गिड़गिड़ाती है और हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो नॉयना को जाने से रोक ले। उसे डर होता है कि नॉयना इस बार अपनी जान ले लेगी और अगर ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार मिहिर होंगे। तभी हम देखते हैं कि नॉयना अपना बैग लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। मिताली पीछे से उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नॉयना किसी की नहीं सुनती। फिर नीचे आकर नॉयना पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वो शोभा, ऋतिक और पार्थ से भी कहती है कि अगर जाने अनजाने में उसने उन्हें कोई दुख पहुंचाया हो तो वो माफी चाहती है। उसका मकसद उन्हें हर्ट करना नहीं था, वो बस इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। नॉयना सच्चाई स्वीकार करती है कि वो तुलसी की जगह कभी नहीं ले पाएगी, ना इस घर में और ना ही उनके दिलों में। वो कहती है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आज के बाद वे कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद सुचित्रा और मिताली दोनों नॉयना को आखिरी बार रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन नॉयना मना कर देती है। जैसे ही वो घर छोड़कर जाने लगती है, उसे मिहिर के साथ बिताए पल याद आते हैं। वो चौखट लांघने ही वाली होती है कि मिहिर पीछे से उसे रोक देता है। फिर मिहिर नॉयना के पास आकर उसे रुकने के लिए कहता है। नॉयना पूछती है कि वो किस हैसियत से रुके। मिहिर कहता है उसी हैसियत से जिससे इतने साल रुकी। लेकिन नॉयना को यह मंजूर नहीं होता। उसे डर होता है कि मिहिर आज रोक रहा है, कल फिर जाने को कह देगा। तभी नॉयना याद दिलाती है कि वो सिर्फ मिहिर के शादी के वादे के भरोसे रुकी थी। वो मिहिर से सीधा सवाल करती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। नॉयना शर्त रखती है कि अगर मिहिर पूरे परिवार के सामने उससे शादी करने और पत्नी का दर्जा देने का वादा करेगा तभी वो रुकेगी, वरना उसके जीने मरने से मिहिर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अब फैसला मिहिर के हाथ में है। इसके बाद नॉयना की शादी की बात सुनकर मिहिर को तुलसी के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। वो 7 जन्मों का वादा और तुलसी का घर छोड़ते वक्त कहा गया दर्द भरा संवाद कि मेरा दिल मुझे लौटाओ, बस वो टूटा नहीं होना चाहिए। लेकिन मिहिर को तुलसी की वो विनती भी याद आती है कि जो उसने तुलसी के साथ किया वो नॉयना के साथ ना करे, क्योंकि नॉयना उससे शादी की उम्मीद लगाए बैठी है। फिर आखिरकार मिहिर नॉयना को जवाब देता है। वो साफ कहता है कि वो तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक उसका और तुलसी का तलाक नहीं हो जाता। तब तक नॉयना को इंतजार करना ही होगा। इतना कहकर मिहिर अंदर चला जाता है और नॉयना भी अपनी जिद छोड़कर रुक जाती है। इसके बाद दूसरे सीन में तुलसी बृंदा को बता रही होती है कि शोभा के फोन से उसे घर के तमाशे के बारे में पता चला। बृंदा पूछती है कि क्या ये सब सलोनी के सामने हुआ, तो तुलसी को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि एक नई बहू के तौर पर सलोनी के भी सपने होंगे कि उसका गृह प्रवेश धूमधाम से होगा, लेकिन उसे घर में तमाशा देखना पड़ा, जो बहुत अजीब और दुखद है। तुलसी को सलोनी की भावनाओं की बहुत चिंता होती है। इसके बाद बृंदा पूछती है कि नॉयना के रुकने से तुलसी को कैसा लग रहा है, तो तुलसी साफ कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए वो रिश्ता खत्म हो चुका है। तुलसी फिर कहती है कि अब सही टाइम आ गया है। वहीं दूसरी तरफ नॉयना भी सुच्चू से यही कह रही होती है कि अब तलाक के लिए सही वक्त आ गया है। उसका तर्क होता है कि अब कोई रुकावट नहीं बची। तुलसी वापस आ चुकी है, देव सलोनी की शादी हो गई है और बापजी को सच पता चल गया है, इसलिए अब तलाक को रोकने की कोई वजह नहीं है। वहीं इधर तुलसी वृंदा से कहती है कि अब तलाक को रोकने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने पहले देव और सलोनी की शादी टूटने के डर से तलाक नहीं दिया था, लेकिन अब जब बापजी को सच पता चल गया है तो उसे ये रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म कर देना चाहिए। तुलसी का मानना होता है कि इससे मिहिर कम से कम नॉयना के साथ तो न्याय कर सकेगा। दूसरी तरफ नॉयना भी सुच्चू से यही कह रही होती है कि तुलसी के पास तलाक देने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो कहती है कि वो इतने सालों के इंतजार से थक चुकी है और अब ये होकर ही रहेगा। इधर दूसरी तरफ तुलसी वृंदा को समझाती है कि मिहिर के लिए तो यह रिश्ता 6 साल पहले ही खत्म हो गया था, जब नॉयना उनकी जिंदगी में आई थी, इसलिए अब तलाक तो बस एक औपचारिकता है। तभी वृंदा के बच्चे एक एल्बम लेकर दौड़ते हुए आते हैं। वे तुलसी के पास सोने की जिद करते हैं, तो वृंदा उन्हें पहले मना करती है, लेकिन तुलसी उन्हें अपने पास रख लेती है। फिर अक्षय एल्बम में एक गोलू मोलू बच्चे की फोटो देखकर पूछता है कि ये कौन है, तो तुलसी हंसते हुए कहती है कि ये उसके पापा अंगद है। इसके बाद अक्षय एक और फोटो दिखाता है जो गौतम, उसकी पत्नी दामिनी और बेटे नकुल की होती है। वो पूछता है कि ये लोग कौन है, तो ये फोटो देखकर तुलसी की पुरानी यादें और दर्द फिर से ताजा हो जाता है। दूसरी तरफ गौतम भी अपने कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा होता है और हाथ में वही फोटो पकड़े हुए होता है जिसमें वो, दामिनी और नकुल साथ में होते हैं। इधर तुलसी अक्षय को बताती है कि फोटो में उसके ताया जी गौतम, ताई जी दामिनी और उनके बेटे नकुल है। दूसरी तरफ गौतम को वो कड़वा दिन याद आता है जब दामिनी घर छोड़ रही थी। उसने गौतम से तीखा सवाल पूछा था कि क्या उसे यकीन है कि वही सगा बेटा है उस घर का, क्योंकि परिवार ने करण को ज्यादा अहमियत दी थी और गौतम को सौतेला महसूस कराया। गौतम इस बात से इनकार करता है, लेकिन उसका बेटा नकुल भी शिकायत करता है। नकुल कहता है कि बा और दादू ने पार्थ के लिए इतना कुछ किया लेकिन उसे कुछ नहीं दिया। नकुल अपने पिता से भी नाराज होता है कि उन्होंने उसका हक क्यों नहीं मांगा, तो गौतम ने सफाई दी थी कि वो अपने माँ बाप से भीख नहीं मांग सकता। इस पर दामिनी ने उसे समझाया था कि ये भीख नहीं बल्कि हक था जो उसे अपने बेटे के लिए मांगना चाहिए था।
वो कहती है कि नकुल की विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकी। तो गौतम ने नकुल को रोकने के लिए वादा किया था कि वो 1 साल में खूब मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा और उसे बाहर पढ़ने भेजेगा। लेकिन दामिनी ने उसके वादों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। उसने ताना मारा कि अगर गौतम अपने बेटे की परवाह करता तो आज अपने माँ बाप से हक लेकर आता। नकुल ने भी अपने पिता को आईना दिखाया कि जब गौतम अपने पिता का साथ नहीं पा सके तो नकुल भी अपने पिता से कोई उम्मीद नहीं रख सकता। इतना कहकर दामिनी और नकुल गौतम को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए। इसके बाद तुलसी के आगे अक्षय और माधवी पूछ रहे होते हैं कि बताओ ये लोग कहाँ रहते हैं, तो तुलसी बात को टाल देती है और उन्हें कपड़े बदलने भेज देती है, लेकिन अकेले में उस एल्बम को सीने से लगा देती है। उसका दर्द छलक आता है जब वो कहती है कि उसका बेटा गौतम भले ही दूर है लेकिन वो उसके दिल में रहता है। तुलसी को एक उम्मीद होती है कि एक न एक दिन गौतम को एहसास जरूर होगा कि वो अकेला नहीं है, उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ नजारा बिल्कुल अलग होता है। गौतम उसी फोटो को देख रहा होता है, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि गुस्से और दर्द में। वो शराब के नशे में डूबा हुआ होता है। वो अपनी माँ को ही अपने अकेलेपन का कसूरवार मानता है। वो गुस्से में कहता है कि अगर आज वो अकेला है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ उसकी माँ और डैड है। अगले सीन में तुलसी और वृंदा ऑटो से कहीं जा रहे होते हैं। इधर तुलसी फोन पर शोभा से बात करती है और उसको गौतम से बात करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता है कि गौतम उसकी बात नहीं सुनने वाला। शोभा इधर बताती है कि गौतम आजकल सबसे अलग रहने लगा है और ऐसा लगता है जैसे उसे किसी रिश्ते से मतलब ही नहीं है। तभी तुलसी को एहसास होता है कि गौतम अकेला है, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर वो खुद बेंगलोर जाएगी तो गौतम उससे मिलेगा भी नहीं। तुलसी चाहती है कि कोई जाकर उससे बात करे और उसकी नाराजगी की वजह जाने। तो शोभा तुलसी का दर्द समझती है और खुद बेंगलोर जाने का प्रस्ताव रखती है। तुलसी पूछती है पर उसको तो अपने घर जाना था। तो शोभा कहती है कि गौतम भैया को उसकी जरूरत है, इसलिए वो अपने घर जाने का प्लान टालकर वहां जाएगी। तुलसी इस पर भावुक होकर शोभा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि लोग गलत कहते हैं कि बेटियां पराई हो जाती है। अगर शोभा न होती तो आज शांति निकेतन के कई रिश्ते पराये हो जाते। इसके बाद वृंदा शोभा दीदी के बेंगलोर जाने का जिक्र करते हुए कहती है कि उनके जाने से तुलसी को अब काफी सुकून मिला होगा। फिर रास्ते में वृंदा एक जगह ऑटो रुकवा देती है और तुलसी से विदा लेती है। वो तुलसी को समझाती है कि आगे शांति निकेतन वाली गली है और वो नहीं चाहती कि तुलसी उस रास्ते पर वापस कदम रखे, क्योंकि वो जानती है कि उस जगह से जुड़ी यादें तुलसी के लिए कितनी तकलीफदेह है। फिर वृंदा के जाने के बाद तुलसी अपनी फैक्ट्री के लिए रवाना हो जाती है। अगले सीन में सलोनी देव को जगाने की कोशिश करती है। वो हैरान होती है कि पार्थ कब का ऑफिस जा चुका है, लेकिन देव अब तक सो रहा है और उसकी कॉफी भी ठंडी हो गई है। जब सलोनी पास जाकर उसे उठाती है तो देव सुस्ती दिखाते हुए कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे बुखार लग रहा है। सलोनी जब देव का शरीर चेक करती है तो उसे कोई बुखार महसूस नहीं होता। इस पर देव झूठ बोल देता है कि उसे अंदरूनी बुखार है। तो सलोनी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसे आराम करने की सलाह देकर वहां से चली जाती है। तो देव उसे जाते वक्त दरवाजा बंद करने की हिदायत देता है। अगले सीन में फैक्ट्री पहुंचने पर तुलसी की नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो वहां काम कर रही होती है। तो तुलसी उसके पास जाकर उसका नाम पूछती है और ये जानकर हैरान रह जाती है कि वो इतनी कम उम्र में यहाँ मजदूरी कर रही है। जब तुलसी उस लड़की को पूछती है कि वो किसके साथ आई है तो वो लड़की बोलती है कि वो अपनी माँ के साथ आई है। तो तुलसी फिर गुस्से में पूरी फैक्ट्री में चिल्लाकर पूछती है कि ये बच्ची यहाँ किसके साथ आई है। तभी काम करने वाली महिलाओं में से एक महिला सामने आकर कहती है कि ये उसकी बेटी है। वो महिला फिर अपनी बेटी को ही डांटने लगती है कि उसने कोई गलती तो नहीं की। तो तुलसी उस महिला को रोकती है और साफ लफ्जों में कहती है कि गलती बच्ची की नहीं बल्कि उसकी माँ की है। तुलसी उसे कानून का पाठ पढ़ाते हुए समझाती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना एक कानूनी अपराध है। तुलसी फिर उस माँ पर बरस पड़ती है कि जिस उम्र में बच्ची को स्कूल जाना चाहिए और खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में उससे यहाँ मजदूरी कराई जा रही है। इसके बाद वैष्णवी वो छोटी बच्ची से पूछती है कि क्या वो स्कूल नहीं जाती। तो बच्ची मासूमियत से जवाब देती है कि उसने स्कूल जाना अब छोड़ दिया है। तभी पार्थ भी उस महिला को समझाता है कि एक बच्ची को काम की जगह पर लाना सरासर गलत है। जब तुलसी उस महिला से सवाल करती है कि वो किसकी अनुमति से बच्ची को लेकर आई है तो महिला अपना दर्द बयां करती है। वो कहती है कि गरीब के लिए बचपन जैसा कुछ होता नहीं, सिर्फ मजबूरियां होती है। फिर वो महिला कहती है कि वो एक अकेली माँ है और अपनी मेहनत से सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाती है। वो अपनी बेटी को पढ़ाना तो चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसने उसे काम पर लगाने का फैसला किया। फिर वो अपनी गलती मानकर माफी मांगती है और वादा करती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। हालांकि तुलसी स्पष्ट कर देती है कि सिर्फ माफी मांगने से इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी ओर नोएना फोन पर अपने वकील से बेहद गुस्से में बात कर रही होती है। वो साफ कर देती है कि उसको तलाक की प्रक्रिया में तेजी चाहिए, जिसके लिए वो 2 गुनी फीस देने को भी तैयार है। वो जज द्वारा दी गई काउंसलिंग की सलाह को मानने से इनकार कर देती है और वकील से किसी भी तरह री अपील करके इस शादी से बाहर निकलने का रास्ता मांगती है।
फिर फोन रखने के बाद नॉयना सुच्चू से अपनी चिढ़ निकालती है कि 6 साल हो गए हैं लेकिन किसी को तलाक की परवाह नहीं है, सब मजाक बनाकर रख दिया है। तभी नॉयना की बातें सुनकर सुचित्रा उसे एक कड़वा सच याद दिलाती है। वो कहती है कि शायद ये सब भगवान की सजा है, उस गलती की सजा जो नॉयना ने की थी। नॉयना के पूछने पर किस बात की सजा, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें वही रात दिखाई जाती है जब नॉयना ब्रिज से गिरी थी। घर पर सुचित्रा परेशान थी कि नॉयना अब तक घर क्यों नहीं लौटी। जब नॉयना वापस आती है तो सुच्चू उससे पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ गायब थी। जब नॉयना खुलासा करती है कि उसने वो पूरी रात मिहिर के साथ बिताई थी, ये सुनकर सुच्चू उसे चेतावनी देती है और कहती है कि मिहिर अपनी पत्नी तुलसी को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने नॉयना का सिर्फ इस्तेमाल किया है और नॉयना ने खुद को इस्तेमाल होने दिया। तो इस पर नॉयना खुलासा करती है कि असल में मिहिर ने उसे छुआ तक नहीं था। मिहिर उस रात नशे में इतना धुत था कि वो बिना कुछ किए ही सो गया था। लेकिन नॉयना ने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो मिहिर को कभी सच नहीं बताएगी, बल्कि उसे इस बात का एहसास कराएगी कि उनके बीच कुछ गलत हुआ है। नॉयना का मानना था कि वो मिहिर का इंतजार करते करते थक चुकी है और हर बार मिहिर का तुलसी के पास लौट जाना उसे बर्दाश्त नहीं। तभी सुच्चू जब हैरान होकर पूछती है कि क्या वो मिहिर से झूठ बोलेगी, तो नॉयना बेबाकी से हाँ कहती है। नॉयना का मकसद मिहिर को गिल्टी महसूस कराना था। उसका मानना था कि अगर मिहिर को यह लगेगा कि उसने नॉयना के साथ मर्यादा लांघी है तो वो खुद ब खुद तुलसी से दूर हो जाएगा। नॉयना ने साफ कहा कि भले ही उनके बीच कुछ ना हुआ हो, लेकिन वो मिहिर के दिमाग में यही बिठाएगी कि उस रात एक लाइन क्रॉस हुई थी। सुच्चू की नैतिकता वाले सवाल पर नॉयना तर्क देती है कि अगर मिहिर इस झूठ को सच मान लेता है तो इसका मतलब है कि तुलसी के साथ उसका रिश्ता पहले ही कमजोर पड़ चुका था। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वर्तमान में लौटती है। सुच्चू एक बार फिर नॉयना को उसके किए हुए पर टोकती है, लेकिन नॉयना अब और भी ज्यादा सख्त हो चुकी होती है। वो अपनी बहन को ज्ञान न देने की सलाह देती है। तभी नॉयना अपने इस झूठ को सही ठहराते हुए कहती है कि उसने मिहिर और तुलसी के मरे हुए रिश्ते को खत्म करके उन दोनों पर एहसान किया है। उसका दावा है कि मिहिर तुलसी के साथ सिर्फ मजबूरी और गिल्ट के कारण था, इसलिए उसने भी मिहिर को अपनी तरफ खींचने के लिए गिल्ट का ही सहारा लिया। इसके बाद नॉयना सुच्चू को सख्त हिदायत देती है कि इस राज को अब हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। वो कहती है कि ये सीक्रेट सिर्फ उन दोनों के बीच रहनी चाहिए और दुनिया को कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि उस रात वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं था। इधर नॉयना की आंखों में अपनी जीत की चमक होती है और सुच्चू भारी मन से उसकी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाती है। और इसी बड़े राज के खुलासे वाले सीन के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड और इसका रिव्यू आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्योंकि सांस भी कभी बहुत के अगले धमाकेदार एपिसोड का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।